जी वीर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुसलमानों के ऊपर कि मौजूदा हालात में अगर आप किसी एक मुसलमान की ज़हनी हालत को देखें तो मुसलसल एक डिप्रेशन का शिकार है। 70 साल मेरी तकरीबन उम्र हो चुकी है और मैंने पाकिस्तान से कभी कोई खुशी आती नहीं देखी, किसी मुस्लिम ममालिक की तरफ से, मुल्क की तरफ से, डिफरेंट अदवार के अंदर एक डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। हम जो एक दुनिया की एक रेल है या गाड़ी कह लें या दुनिया का एक बहाव है, उसके अंदर हम पीछे ही होते चले जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों का मुसलमान, एक आम मुसलमान जो इस दुनिया में रह रहा है, उसके ऊपर कितना ज़हनी दबाव है। और ये 300 साल से ये दबाव चला आ रहा है। पाकिस्तान को बने हुए तो 75-80 साल हुए या जो भी हुए हैं। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर ना डिग इन किया। मैंने कहा कि ये क्या कहानी है, ये क्यों है ऐसा, क्या हम इससे कभी निकल सकते हैं, इसकी तारीख क्या है, हकीकत क्या है और इसका मुस्तकबिल क्या है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और इन डिटेल में देखते हैं। और अगर हम दुनिया की तारीख उठाकर देखें तो ये हकीकत बहुत वाज़ेह नज़र आती है। एक वक्त था जब दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतें मुसलमानों की थी। इल्म, तिजारत, फौज, ताकत और तहजीब, हर मैदान में मुसलमान आगे थे। और ये एरा चलता है तकरीबन 1000 साल तक का। मेन जो है तकरीबन 1000 साल का या 1200-1300 कर लें आप। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज दुनिया के बहुत से मुसलमान ममालिक, हर तरफ गुर्बत है, जंगें हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है। और एक आम मुसलमान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, मिडल ईस्ट या जनूबी एशिया में रहने वाला मुसलमान अक्सर ये महसूस करता है कि हमारी तारीख तो अजीम थी, लेकिन हमारा हाल क्यों कमज़ोर है। तो मैं ना बड़ी देर से बैठा हुआ सोच रहा था और मेरे दिमाग पे हमेशा इसका एक प्रेशर सा रहता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। बहुत सारे अवामिल ज़ाहिरन नज़र आते हैं, लेकिन मैंने कहा चले इसमें थोड़ा सा और डिग इन करते हैं। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं मजीद इसके ऊपर स्टडी करूं। हमें लोगों को एजुकेट करना है कि हम क्यों इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, हमारा मौजूदा हाल क्यों इतना कमज़ोर है। तो मैं इस हमारी वीडियो के अंदर तमाम ये जो इमोशन से हट कर मैं देखूंगा तारीख की खिड़की में सियासत और मौजूदा रियलिटी क्या है, तो उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक वक्त था जब दुनिया की जो भी क़यादत थी मुसलमानों के पास थी। तकरीबन आई वुड से 7वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक का दौर देखें तो दुनिया में 3 बड़ी मुस्लिम ताकतें थी। सबसे पहले खिलाफतों का दौर था, उमैयद खलीफत या जो भी थे, सल्तनत माविया या जो भी थे, या उमैयद खलीफत। और ये सल्तनत स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक फैल गई थी। इसके बाद अब्बासाइड्स आए। इस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। आई मीन वी वर डूइंग वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, मेडिसन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वरेवर, फल्कियात वगैरह, फ़लसफ़ा। दुनिया की बड़ी किताबें अरबी में तर्जुमा हो रही थी। मैंने जाके अलहमरा का और गरनाता और वो सारे इलाके जो है आई विजिटेड देयर एंड आई वाज सरप्राइज्ड। फिर जब वहाँ स्पेन की उसके अंदलूसिया के उसके तारीख में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा था वहाँ पर, और तो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी किताबें थी, दुनिया जहान से जनाब से आकर उसका तर्जुमा हो रहा था। और इवन उस दौर में स्पेन के अंदर जो है पूरी दुनिया से, जिस तरह आज अमेरिका लोग जाते हैं या यूरोप जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से लोग जो थे वो स्पेन में पढ़ने के लिए आया करते थे। और उस वक्त यूरोप जो था वो डार्क एजेस से गुजर रहा था। लेकिन ये क्या चमत्कार हुआ, एकदम ही जो है हर चीज़ चेंज होगी। वो आगे देखते हैं, डिग इन करके पता करते हैं। और बाद में इसके बाद 3 बड़ी सल्तनतें सामने आई, जिसमें ओटोमन है, मुगल हैं, सफावीद हैं। ये वो दौर था जब इस्तांबुल, इवन दिल्ली, इस्फहान दुनिया के बड़े ताकतवर मराकज़ थे। फिर ताकत का तवाज़ुन क्यों बदला, क्यों चेंज हुआ। तो हुआ क्या, फिर 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में एक बड़ी तब्दीली आई। हम लोग तो लगे हुए थे, बटेर लड़ा रहे थे, मुसलमानों में R&D का तो कुछ था नहीं। तो या तो ये हमें क्या बताऊँ, मैंने जाके वो इस्तांबुल में जो इनके जो तोपकापी म्यूज़ियम और वो वहाँ जो मैंने देखा है कि वो किस तरह के हरम बने हुए थे, किस तरह बांदियाँ लौंडियाँ तैयार होती थी, और इसी तरह मुग़ल लोग जो थे क्या कुछ कर रहे थे इस तरफ। तो उस वक्त जो थे, जब ये सारे खेल चल रहे थे, तो यूरोप में एक ना तब्दीली आती है जिसे कहते हैं साइंसी इनकलाब और सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन ने ना जो इंडस्ट्रियल था यूरोप को नई ताकत दी। हम जिस वक्त पेपर को, सल्तनत उस्मानिया में जब हम प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दे रहे थे,
तो उस वक्त यूरोप जो था इंडस्ट्रियल उसमें बहुत ऊपर जा रहा था, नया इनकलाब आ रहा, जदीद असलाह था, स्ट्रॉन्ग आपकी जो नेवी थी, तमाम किस्म की सनतें और इंटरनेशनल जो भी इनकी बिजनेसेस वगैरह थे, और पूरी दुनिया में इधर उधर डच थे, आपके स्पेनर्स थे, पोर्चुगीज थे, ब्रिटिशर्स, फिर आखिर में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा, इवन फ्रेंच थे। इन्होंने चारों तरफ जब देखा कि ये मुसलमान जो है सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके बैठे हुए हैं, करना कराना इनका कुछ नहीं है, सुबह इनके बहलों में 100 खाने पकते हैं और इनके हरम के अंदर 100 औरतें हैं। आज बुश के पास कितनी, चले छोड़ें सारी बातों को, बात से बात निकलती है, मैं तो थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। अभी ये एब्सेंट फाइल वगैरह का आया है, तो उसमें पता लगा कि ये बड़े लोग क्या क्या करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के यहाँ जो कुछ हो रहा था, माफ़ कीजिएगा भैया। अच्छा, तो जब गोरे जो थे इतना ऊपर जा रहे थे, गोरे, मैं गोरे ही कहूँगा क्योंकि सारे गोरे ही हैं यूरोप में जो भी है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, कनाडा तो बहुत बात की पैदावार है। तो इनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, और मुसलमान जो थे उनके अंदर जो था सब याशियाँ चल रही हैं, और आपस में सल्तनतें जो भी थी वो अंदरूनी लड़ाइयाँ, करप्शन, याशियाँ जो मैं जिक्र करी, नतीजा क्या निकला, यूरोपीय ताकतों ने दुनिया भर में कॉलोनियाँ बनानी शुरू कर दी। उसके बाद जो है कॉलोनियल दौर जब शुरू होता है तो मुस्लिम दुनिया तकसीम होना शुरू हो गई। 18वीं 19वीं सदी में जनाब साहब बंदरबाट शुरू हो गई, और यूरोपीय ताकतें जितनी भी थी इन्होंने आपके जितने बहुत सारे इलाके थे उन पर कब्जा कर लिया। जिस तरह हिंदुस्तान है, ब्रिटिश एम्पायर ने तकरीबन 200 साल हुकूमत की। इस तरह मिडल ईस्ट के अंदर फ्रांस और बरतानिया ने ओटोमन एम्पायर जो आपकी उस्मानी सल्तनत थी के खात्मे के बाद इलाके तकसीम कर लिए, बंदरबाट हुआ। खास तौर पर जिस तरह लबनान का इलाका है, शाम था, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए, जॉर्डन बना दिया गया, उधर मोरक्को, उधर अलजायर, फिर लिबिया, और फिर पूरा जो मिडल ईस्ट का जितना भी था इलाका उसको उन्होंने ये बादशाहों में तब्दील कर दिया। जिस तरह के आप अपनी जो इन्होंने हरकत इंडिया के अंदर की थी, और जगह जगह जो राजे महाराजे और जागीरदार पैदा की, ये बेसिकली जागीरदार है। जितनी भी मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी रियासतें हैं, ये जागीरदार है उन इलाकों के, कि तुम जो हो इस इलाके को देखोगे, तुम इस इलाके को देखोगे, ये कतर है या जो कुछ भी है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम भी रज के खाओ और हमारा हिस्सा हमें दे देना। तो असल चीज़ ये हुई है। तो इसके बाद एक वायदा हुआ, वो कहलाता है स्काइज पिकेट एग्रीमेंट वगैरह। तो इस माहिदे के तहत जितनी भी मिडिल ईस्ट की, ये जो मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, यूरोपीय ताकतों ने ये सरहदें बना दी, छोटे छोटे टुकड़े। अब ये ईरान के ऊपर खेल खेलने जा रहे हैं, और इनका हक बनता है, इनका हक बनता है। मैं काफ़ी हद तक जब कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान इतना ज़्यादा ये ग्रिप कर चुके हैं, इतनी उससे जकड़ चुके हैं ये इसको, ये बड़ी ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्रिटिश हो, या बेसिकली ये दो असल है, और बाकी फिर इनके आगे अलाइज कहलाते हैं, जो कुछ भी उनको पता है कि क्या मुसलमान है और क्या हमारा, तो वहाँ पर आके ये इकट्ठे हो जाते हैं। माफ कीजिएगा भैया। तो फ़लस्तीन का मसला है, इन्होंने जब स्टार्ट लिया, जब मैं बहुत शॉर्ट करके बना रहा हूँ ना, तो इसके ऊपर आप महीनों क्या सालों बैठ के बात करते रहें, आपको नई से नई चीज़ें निकलती रहेंगी। इन्होंने क्या दुनिया में जुल्म किया, साउथ अमेरिका में क्या किया इन्होंने, किस तरह पोर्चुगीज़ ने किस तरह किया, स्लेवरी थी उसके सिलसिले में क्या किया, किस तरह इन्होंने नेटिव इंडियंस को मारा, तो वो बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए इन शॉर्ट करते हैं कि इब्तदा लेते हैं जहाँ से ये सही मानों में प्रॉब्लम शुरू होती है। वो शुरू होती है, क्या नाम है, ये पैलेस्टीनियंस का मसला कहाँ से शुरू होता है। तो ये बाल्फोर डिक्लेरेशन होती है 1917 में। तो इस ऐलान ने फ़लस्तीन की सियासत को हमेशा के लिए बदल, जहाँ से ये असल मानों में ये बिल्कुल ओटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद माफ़ कीजिएगा भैया, ये सही मानों में जो है ना खुल के सामने आए हैं। तो 1948 में क्या अरब इसराइल वॉर होती है 1948 के अंदर, और इसराइल का क्या वगैरह हो जाता है वहाँ पर, और उसके बाद से एक नॉन स्टॉप जिसे कहते हैं ना एक तनाज़ा शुरू होता है, नॉन स्टॉप तनाज़ा, और ये मसला आज तक जारी है। और ये वो है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल के बाद, असल में किबला अव्वल ये था, उसके बाद फिर मक्का बना, फिर अब जो है ये हमारा दोम किबला कह सकते हैं हम। तो यहाँ ज़रा सा भी कुछ होता है तो पूरी मुस्लिम दुनिया के जज्बात को मुतासर करता है। इसीलिए 1917 से लेकर अब तक 100 साल हो चुके हैं, ये बड़े फूंक के ऐसा जिसे कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग और स्लो डोज, ये वो दी जा रही है। आखिर में एंड टाइम जो होगा वो डेफिनेटली, इट मे नॉट कम सूनर बट इट विल डेफिनेटली कम एज पर देयर एजेंडा, एज पर देयर स्क्रिप्ट। तो वहाँ कुछ भी अगर होता है तो मुसलमानों के जज्बात मुतासर जरूर होते हैं। माफ़ कीजिएगा भैया।
तो इन तमाम बातों के अंदर पिछले 200 साल जहां से ये मैंने वीडियो का सोचा था, मैं बैठा हुआ तकरीबन 24 घंटे से मैं बैठा, यार हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सारा कुछ क्या हम लोगों पे भी बीत रही है। मैं ये कह सकता हूँ अगर कोई बहुत ही बेहिस मुसलमान है तो एक अलग बात है, अगर आपके अंदर जरा सा भी यहाँ पर कलमा और जरा सा भी दिमाग है तो आप मायूसी फील करोगे। और एक आम मुसलमान जो है ना अपने आप को फील करता है कि वो पॉलिटिकली बहुत वीक है, बहुत ही वीक है पूरी दुनिया की सियासत के अंदर। और जितने भी चूंकि ये ग्रिप में ले चुके हैं, ये एक ऐसे शिकंजा जकड़ चुके हैं चारों तरफ से मुसलमान रियासतों के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 2-3 जो है ये बिल्कुल हटके हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो भी इस इलाके के अंदर, इस पट्टी के अंदर आता है मुल्क, चाहे वो तुर्किया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो माफ कीजिएगा व्यूअर, माफ कीजिएगा। तो इन सारे इलाकों के अंदर आपको ना एक अदम इस्तेहकाम मिलेगा, आई मीन स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, और हमेशा जो है ना फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगा। और खसूसी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, और जो पहले बहुत एफ्लुएंट थे, आज लिबिया का हाल देख लें क्या हो चुका है, जो खूबसूरत, आज इराक का हाल देख लें, आज अफगानिस्तान का हाल देख लें, तो वहाँ पर गुर्बत है, बेरोजगारी है और महंगाई है, और एट द टॉप आपकी जो आइडेंटिटी है वो अंडर क्राइसिस है। हम लोग जो है मुसलमान लोग जो हैं वेस्ट में आते हैं, तमाम इकोनॉमी, बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक इमिग्रेंट हैं, तो जब हम इस जगह पे आते हैं तो हमें भी इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ता है, इम्तियाजी सलूक होता है, सकाफती दबाव होता है। अभी एक न्यूज़ आई थी, अल्बर्टा के अंदर कोई स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, वो बच्चा जो था, डिबेट हो रही थी, वो जो फलस्तीनी आजकल कैफिया कहलाता है, क्या कहलाता है, वो पहन के गया और मना कर दिया। आजकल जिस तरह कुबैक के अंदर हिजाब का सिलसिला शुरू हो गया है, या इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप वगैरह में जो हिजाब खींचा जाता है, वी आर इन टारगेट। और ऑब्वियसली क्या नाम है, इम्तियाजी सलूक तो अपनी जगह जगह है, फिर कल्चरल प्रेशर है, तो ये इन मुल्कों में हमें इससे वास्ता पड़ता है। मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ, जैसा हिजाब है, दाढ़ी है, हमें इसकी वजह से मुश्किलात का सामना। दाढ़ी मेरी जैसी जो ये दाढ़ी तो चल जाती है, लेकिन आपकी इस तरह की दाढ़ी है तो फिर उसके ऊपर जो लेबल लगता है वो मैं यूट्यूब की वीडियो पे नहीं कह सकता हूँ। तो फिर दिमाग में आता है कि क्या ये कंप्लीट पिक्चर जो ये नेगेटिव है? आई वुड से नो एंड यस। आजकल कई मुस्लिम ममालिक तरक्की कर रहे हैं, जिसमें ज़ाहिरन तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और ये सब जो स्लेव रियासत है जिनको मैं कहता हूँ, कतर है, मुत्तहदा अरब इमारात है। टू सम एक्सटेंट एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी में भी वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में जिसमें वो ये देखते हैं कि आप इसके ऊपर, आप जिस तरह देख लें, सऊदीया हो जाए या आपका कतर हो जाए या यूएई, इनकी सारी जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो इनके हाथ पे है, जिन्होंने आपको कॉलोनी बनाई हुई है। कहने होगा आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें मुसलमान साइंसदान और प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कौम के लिए क्या कर रहे हैं? वो अपने लिए कर रहे हैं, नाम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। उससे उन मुल्कों में या मुसलमानों को अपलिफ्ट करने में कितना, मैं नहीं समझता इसका उनका कोई किरदार है। तो देखें ये अंधेरी रात कब खत्म होती है। तारीख तो हमें यही सबक देती है कि कोई कौम हमेशा ऊपर नहीं रहती और कोई कौम हमेशा नीचे नहीं रहती, लेकिन ताकत जो है अपना तवाज़ुन जो है ना बदलती है। लेकिन असल सवाल ये है कब। तो मुस्लिम दुनिया जो अपना मुस्तकबिल कैसे बेहतर बना सकती है? जो पाकिस्तान की हालत है, अगर सिर्फ वक्ती तौर पर पाकिस्तान को ही ले लें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद से आबादी के रेशो में देखा जाए तो लिटरेसी रेट घटा ही है, बढ़ा नहीं है। गुर्बत का आलम जब पार्टीशन हुई थी या जब आज़ादी हुई थी तो गुर्बत इतनी नहीं थी जहाँ जितनी उससे ज़्यादा। अब जो टिकटॉक के ऊपर जो है अजीब व गरीब किस्म के डांसेस हो रहे हैं, बेडरूम दिखा के पैसा कमाया जा रहा है, मुझे तरस आता है मुझे देख के। रमज़ान के महीने में भी जी गन मार दो तो ये मार दो तो वो मार दो, यानी कि फ़कीरी का और बैगिंग का एक नया तरीका जो आया है जिसे कहते हैं ऑनलाइन बैगिंग। तो अगर एजुकेशन वहाँ बढ़ाई जाए और ये जितनी भी हुकूमतें हैं उनके ऊपर, देखें ना ईरान डू एंड डाई वाली कहानी उसने की। उसने कहा कि नहीं, हम लोग कब तक, पाकिस्तान की बात करूंगा कि शुतुरमुर्ग की तरह से रेत के अंदर सर दे के पड़े रहेंगे। वी आर बाइंग टाइम बेसिकली। मैं इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा समझने वाले समझते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस डिप्रेशन से निकलने का कुछ ना कुछ तो मदावा कैसे होगा, कैसे इस डिप्रेशन से कौम बाहर निकलेगी, आई डोंट नो व्हाट टू से एट दिस टाइम। तो इसका यही है कि मजीद साइंसी तहकीक को इस आइस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस आइस के ऊपर जो आइस है वो मैं उसको उन ममालिक से तशबीह दूंगा जो आज जो कुछ भी कर रहे हैं। तो माशी ये तरक्की करने के लिए जो आपको अपनी गवर्नमेंट्स हैं उनको सही मानों में, ये एक जिसे कहते हैं ना कि कीमे के नान पे और बिरयानी पे बिकना जब ये कौम बंद कर देगी तो यकीनी बात है कौम दोबारा मजबूत हो जाएगी। तो फिर जब हम
तारीख को देखते हैं तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, घुप अंधेरा नजर आता है, लेकिन उससे एक सबक भी मिलता है। मुसलमानों की तारीख सिर्फ जवाल की नहीं है, बल्कि ऑब्वियसली वी हैड अ ग्लोरियस पास्ट। हमारे पास इल्म था, कल्चर था, तहजीब थी, तरक्की भी थी। और अगर कोई कौम, जैसे यूरोपियंस के बारे में, कोई कौम अगर दोबारा खड़ी हो सकती है तो वही कौम होती है जो अपनी गलतियों से सीखती है। असल सवाल ये नहीं है कि हमारा माजी क्या था, असल सवाल ये है कि हम अपनी अगली नस्ल के लिए कैसा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। तो वीर एक छोटी सी, एक मेरी, आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि डिप्रेशन से कैसे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है हमेशा से। पिछले ये 9/11 के बाद से हर 5 साल बाद जो है कोई एक जो है मुल्क, भले वो ज़रा सा जो ऊपर जाता है, जैसे लिबिया का, लिबिया वाज, मुझे याद है लोग लिबिया जाया करते थे। इराक की अपनी सद्दाम के दौर में एक अपनी वो थी। इसी तरह अफगानिस्तान, ये जो कुछ भी हुआ 70 से पहले क्या था, वो 80 से पहले क्या था, तो घेरा जो तंग हुआ है चारों तरफ से, ये गोरे का ही घेरा है। चाहे वो रशिया की फॉर्म में हो, चाहे वो अमेरिका की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स की फॉर्म में हो, चाहे इससे पहले आपका अल्लाह भला करे पुर्तगीज की फॉर्म में हो। तो इससे निकलना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो मजीद इसी तरह डिप्रेशन, खुदकुशियाँ, बेसिकली इस वक्त हम जो है इनके गुलाम हैं। इनके लिए चाहे वो पूरा मिडल ईस्ट का वो इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया निकल गया इनके जंगल से। मैं सैल्यूट करता हूँ इंडिया को, इंडिया इनके जंगल से निकल चुका है, चाइना इनके जंगल से निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी इनके जंगल के अंदर। चलें भैया, मैं तो बोलता रहूँगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।